हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस एक बेहद महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जब भारत में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारी डिबेट, बहुत सारे एलिगेशंस जो लगाए जाते हैं मीडिया के ऊपर। इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको, चूंकि हम लोग अपने देश की आज़ादी का 80वां जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मैं ढेरों बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब इस टॉपिक को हम यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम जानते हैं कि आज जब 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता को पाने में हमारी जो यात्रा है वो यात्रा बहुत आसान नहीं रही है। ये जो आज हम जिस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने सैक्रिफाइसेस हैं वो करे हैं। ऐसे सभी लोगों को हम सत सत नमन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इस पूरे मुद्दे के बारे में हम देखेंगे कि भारत को आजादी दिलाने के लिए अलग अलग समूह के लोगों ने अपने अथक प्रयास करे, लेकिन आज जिस एक जो सेंट्रलाइज पॉइंट है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज अबाउट प्रेस, मीडिया, इन सब की भूमिका के बारे में। ये पॉइंट या फिर ये टॉपिक इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज आज के समय पर ये जो हमारा मीडिया है, प्रेस है, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। और किस तरह से उस पुराने समय से जब हम आईएनएम के अंदर बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको क्या सीख लेनी चाहिए। उस समय पर जो मीडिया था उसके सामने भी कुछ चैलेंज थे, आज का जो मीडिया उसके सामने भी कुछ चैलेंज हैं, लेकिन इनके जो चैलेंज हैं वो डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर मैं आपको बताऊंगा कि आजादी के समय पर मीडिया का क्या रोल रहा था, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो भी, और अगर आप यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट हैं तो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। जो आपको समझना होगा कि उस समय पर आईएनएम में ये जो प्रेस था, जो मीडिया था, उसने क्या रोल अदा किया था, कैसे मदद करी थी स्वतंत्रता संग्राम में, कुछ एग्जाम्पल और ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां जिनके बारे में हम समझेंगे। और आज के समय पर जिस मीडिया से हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्यों हमारी देश की जो जनता है उस जनता का प्रेस में, मीडिया के अंदर जो भरोसा है वो कम हो रहा है, और आज जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्यों कम हो रही है, उन सब चीजों को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग देखते हैं कि उस समय पर हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा जो लिटरेसी है, बहुत ज्यादा साक्षरता नहीं थी, बट स्टिल उन सब चीजों को देखते हुए भी जो जितने भी हमारे उस समय पर, हालांकि लिमिटेड ही थे, बट जितने भी थे, जितने भी सारे थे, सारे के सारे जो न्यूज़पेपर वगैरह हुआ करते थे, उन न्यूज़पेपर के माध्यम से जो स्वतंत्रता आंदोलन के विचार हैं, उन विचारों को हर जगह जो प्रस्फुटित है वो किया जाता था, उन विचारों को हर जगह फैलाया जाता था। और जो ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे, वो उन न्यूज़पेपर से सारी चीजों को पढ़ के जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसे बाकी लोगों तक स्प्रेड करते थे। इस तरह से इन चीजों के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो प्रेस की हम भूमिका के बारे में, जो इसका रोल है उसके बारे में जब बात करते हैं, इस इंटरेस्टिंग वाकया को आप समझने की कोशिश करें। 1857 की क्रांति, जिसे हम अपने देश की या फिर हम आईएनएम के दौरान हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे बहुत सारे लोग कह देते हैं, इस समय पर बड़ा एक समाचार पत्र जो था वो काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहा, काफी ज्यादा प्रख्यात वो इस समय पर हुआ, जिसका नाम था पयामे आजादी। ये जो न्यूज़पेपर था ये क्यों चर्चा में रहता है उसके बारे में आपको बताऊं तो इसके जो प्रकाशक थे वो अजीमुल्ला खान थे, और जो संपादक थे वो मिर्जा बेदार वक्त, यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे, उनके पौत्र देखने को हमें ये मिलेंगे। इन लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता था। इसके द्वारा क्या किया जाता था, 1857 में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा जो पूरा विद्रोह किया जा रहा था, उस विद्रोह, उस दमन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आम जनता को यहां पर दी जाती थी। अब ये मामला इतना ज्यादा था, इस एक अखबार ने, इस एक न्यूज़पेपर ने, इस एक पत्रिका ने, हम देखेंगे इस तरह का इंपैक्ट इसने डाला कि जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों को, उन ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया इसको ऊपर बैन लगाने पर। और इतने ही नहीं, इसके जो संपादक थे, संपादक के बारे में मैंने बात करी, मिर्जा बेदार बख्त, जो कि बहादुर शाह जफर के पौत्र थे, उनको सरेआम आप देखेंगे फांसी पर लटका दिया गया था। और इसी में हम जब इसी के दौर पर, हम इसी के समय पर हम यहां पर देखेंगे ये जो हम जिसे कहते हैं भारत का पहला जो राष्ट्रगीत है वो हमें देखने को मिलेगा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। इसी समय पर, इसी पत्र के माध्यम से जो इन सब चीजों को स्प्रेड यहां पर करा गया था। अब जो इसके संपादक थे उनको तो अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो सामान्य लोग थे, सामान्य जनता थी, उस सामान्य जनता में जो भी लोग अपने घरों के अंदर इस जो अपना जो समाचार पत्र था इसको जो लोग पढ़ते थे, उन लोगों के ऊपर भी पुलिस की ज्यादतियां और जो दमन है वो भी देखने को मिलते हैं।
अगर पुलिस को पता चल जाए, ब्रिटिशर्स की जो सेना होती थी उनको पता चल जाए कि ये जो पत्रिका है, इसको, ये जो समाचार पत्र है, इसको अगर कोई पढ़ रहा है, तो घरों के अंदर घुस घुस के जो कार्यवाहियां हैं वो करी जाती थी, लोगों को अरेस्ट किया जाता था, लोगों को मारा पीटा जाता था, क्योंकि वो जो 1857 की क्रांति के समय पर जो राष्ट्रवाद पूरा चल रहा था, उस राष्ट्रवाद की सारी जो जानकारी है, वो राष्ट्रवाद का प्रसार इस समाचार पत्र के माध्यम से हो रहा था। तो ये ऐसे समाचार पत्रों ने ऐसी जो भूमिका है वो भूमिका यहां पर निभाई है। और इसी प्रकार से एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, उनके बारे में आप सब लोग समझते ही होंगे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम यहां पर देखें तो उन्होंने जो एक केसरी मराठी, ये जो पत्रिका है, ये यहां पर लिखी थी। केसरी का इंपैक्ट इतना जबरदस्त लेवल पे हुआ, वह ये था कि उस समय पर जो भारत था, भारत के अंदर जो अकाल था, वो अकाल बड़े स्तर पर फैल रहा था। और उस अकाल के समय पर जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स भारत की जो आम जनता है, उसकी बुरी स्थितियां हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके उत्सवों को लेके, उसके फंक्शंस को लेके और अपने आनंदों में वो लोग मग्न थे। लेकिन भारत के अंदर जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो मर रहे थे, वो मृत्यु की कगार पर पहुंच रहे थे, ऐसे सारे लोग, लेकिन वो अपना एंजॉय कर रहे थे। और जब फिर इसी सब चीजों को यहां पर जो ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनके बारे में जब केसरी जो पत्र था, इसके अंदर इनके फेलियर या फिर इनके प्रशासन के बारे में जब तिलक के द्वारा लिखा गया, तो वैसे ही कंडीशन में तिलक को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर सारे जो एक्शंस हैं ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा यहां पर देखने को मिलेंगे। और इन चीजों का दमन इस तरह से करा गया कि ये बेसिकली इसकी जो कार्रवाई थी, इस ऑफिशियल की जो कार्रवाई थी, जो केसरी के अंदर जिन चीजों को लिखा गया था कि उस अकाल के समय पर लोगों की मदद करने की बजाय ये लोग जो काम कर रहे थे, लोगों के घरों के अंदर घुस रहे हैं, हमारे धर्म जहां पर देवी देवता हैं, मंदिरों में जूतों से घुसे चले जा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उन सब चीजों को चित्रित करा गया और आम जनता तक इन सब चीजों को पहुंचाया गया। उसके बाद सारे जो एक्शंस हैं वो एक्शंस हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये निकल के आता है कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था, इसकी जो हत्या है, वो हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी गई। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन, यानी कि आईएनएम के अंदर इनका जो एक रोल है, एक मेजर रोल हमें यहां पर देखने को मिलेगा। हम मीडिया को दरकिनार नहीं कर सकते। और जब इनकी हत्या कर दी जाती है चापेकर बंधुओं के द्वारा, तो उस समय के बाद का ये इंटरनेट पर जो फोटो है, वो फोटो अवेलेबल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ना। ऐसा कोई एक अखबार नहीं है, मैं अगर आपको कहानी बताने के लिए अगर ऐसे बताऊंगा तो बहुत सारी कहानियां हैं, पर भारत के इतिहास में आईएनएम में ऐसे बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं रही जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद, राजनीतिक बातें, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भी सारी चीजों का स्प्रेड, क्योंकि उस टाइम पर तकनीकी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पर जो अपनी जो इंफॉर्मेशन, अपनी जो जानकारी लोगों तक पहुंचाने का उसका एक जरिया यही हमें देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को यहां पर स्प्रेड करा जा रहा था, इन्हीं जो हमारे सारे विचार थे इनके माध्यम से। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनको और हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स में समझाने की कोशिश करूं कि मीडिया ने क्या क्या भूमिका निभाई थी, इंफॉर्मेशन, राष्ट्रवाद, इन सब के अलावा, और आज के मीडिया की फिर कुछ जो समस्या हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन था, उस औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में जो जागरूकता है वो फैलाई गई थी। हर एक वर्ग के जो लोग हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों का दमन और यहां पर जो लूट खसूट करी जा रही थी, उनकी सारी की सारी जानकारी स्प्रेड हो रही थी। अब ये तो हुई एक बात, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू थे, बहुत सारे ऐसे पक्ष थे जहां पर मीडिया ने अपना रोल निभाया आईएनएम के दौरान। जैसे हम देखेंगे, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके लिए एक मंच के तौर पर काम करा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी जैसे लोगों के लिए उन्होंने अपना जो हरिजन पत्रिका है, यंग इंडिया है, उसमें अपने सारे विचारों को लिखा। उन्होंने सामाजिक क्रांति का एक माध्यम बनाया उसमें कि किस तरह से हरिजनों की सेवा, उन सब लोगों में यूनिटी स्प्रेड करने के लिए उन्होंने इन पत्रिकाओं का इस्तेमाल करा। तो जो हमारी लीडरशिप थी, उस लीडरशिप को एक मंच मिला इन पत्रिकाओं के माध्यम से। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन उस टाइम पर ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो उस टाइम पर हमारे ऐसे सभी लीडर्स के लिए ये सारे के सारे जो प्रेस, जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, ये प्रेस था, जो भी हमारा सारे ऐसे पत्रिकाएं होती थी, यही एक मंच हुआ करते थे अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। तो ऐसे बड़े नेताओं के द्वारा इसका इस्तेमाल करा गया। हमारे कल्चर, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, अंग्रेज हमारे कल्चर को हमेशा से सप्रेस करते आए थे, हमेशा से हमारे कल्चर को बुरा बुरा, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते आए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको आहत पहुंचाना, ऐसी सारी चीजें। तो उन सब चीजों के विरुद्ध या फिर उन सब चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो तिलक जी के द्वारा यहां पर उनके द्वारा जो सांस्कृतिक और जो राष्ट्रवाद है, केसरी और मराठा, उन सब के अंदर इन चीजों को बढ़ाया गया। और उसके बाद महिलाओं की आवाज,
महिलाओं की आवाज के लिए, जो सारी समस्याएं थी वो महिलाओं ने अपनी आवाजों को इन पत्रिकाओं में, इन समाचार पत्रों के अंदर लिखना शुरू करा। तो जो महिलाओं से संबंधित सारी समस्याएं होती थी वो पूरे समाज के सामने वहां पर आने लग गई, और वो एक तरीके से आधार बनी सोशियो इकोनॉमिक, जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्म होंगे ना, कि सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हमारे आगे चल के आएंगे उनका एक आधार बनेंगी ये सारी चीजें। सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा, संवाद कौमुदी जैसी चीजों में आप देखेंगे कि जो सती प्रथा है, उस सती प्रथा के विरुद्ध जो मैंने आपको बताया कि ये इसने एक सामाजिक आधार प्रदान करा इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर आप देखेंगे जन आंदोलनों को संगठित करना, कि भाई उस तारीख को फलाने दिन से हम वहां पर ऐसा प्रोटेस्ट करने वाले हैं या फिर आंदोलन करने वाले हैं, रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, वो सब जानकारी। और जो हम देखेंगे कि आज के समय पर भी चीजें देखने को मिलती हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई मूवमेंट होता है, जब कोई आंदोलन होता है, तो लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को भी उठाना शुरू कर देते हैं, उसके सहारे, उसके माध्यम से उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। तो यही आईएनए में हुआ था कि जो लोग स्थानीय स्तर पर सभी समस्याओं को झेल रहे थे, उन्होंने आईएनए में उन सब चीजों को उठाना शुरू कर दिया, तो स्थानीय स्तर की जो समस्या है वो भी यहां पर रेज होने लग गई। और एक जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट हमें यहां पर ये मिलेगा, अब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को ऐसा एक अपराजय वाली भावना के अंदर रहते थे कि भैया यूरोपियंस हैं, इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन जब आप देखेंगे यहीं पर अंतरराष्ट्रीय घटना जो हुई थी, जापान की रूस के ऊपर जब विजय होती है, जापान जब हराता है रशिया को, तो इनकी जो अपराजयता का मिथक था वो टूट गया। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आने लगा कि अगर जापान रशिया को हरा सकता है तो फिर हम भी भारत के अंदर क्रांति करके इनको भगा सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है। इन सब जानकारियों को हमने स्प्रेड करना शुरू करा, ऐसे समाचार पत्र हैं, प्रेस है, मीडिया है, उनके अंदर उस समय पर। तो ये सारे के सारे माय डियर ऑल ये रोल हैं, वो रोल हमें देखने को मिलेंगे। पर सवाल ये उठता है कि चलो हमने रोल कंट्रीब्यूशन जो है आईएनएम के अंदर, मीडिया का, समाचार पत्रों का, इन सब के बारे में बात करी, क्या इनके सामने कोई चैलेंज नहीं था उस समय पर? क्योंकि आज की मीडिया के सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। यस, लेकिन उनमें डिफरेंस है। आईएनएम के समय की मीडिया और प्रेस के बारे में हम बात करेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चुनौती थी, सबसे बड़ी जो चैलेंज था, वो था ब्रिटिशर्स के द्वारा दमन किया जाना। वो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने होता है। और एक चैलेंज उनके सामने यह भी था कि वो जो देशी भाषाओं में अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आम जनता तक उनकी पहुंच उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत सारे सेंसरशिप एक्ट लेके आए, बहुत सारे दमनात्मक कानून लेके आए इन मीडिया से। और आपने देखा होगा जब देशी भाषा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करते हैं कि रातों रात वो इंग्लिश के अंदर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजों का दमन था वो आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंच जा रहा था। तो बहुत सारे उन्होंने एक्ट लेके आए। लेकिन आज की मीडिया के सामने जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करूं तो ये चैलेंजेस कुछ अलग प्रकार के हैं। आज के समय का जो भारत के अंदर मीडिया है, जो हमारी प्रेस है, उसे हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। पर क्या जो काम मीडिया उस समय पर कर रहा था या फिर पुराने समय पर जो क्रेडिबिलिटी मीडिया की हुआ करती थी, आज भारत देश के अंदर ऐसी क्रेडिबिलिटी है? शायद नहीं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज्यादा बेहतर आंसर इस चीज का बता सकते हैं। तो वर्तमान मीडिया में हम मीडिया की ये नहीं कह सकते कि मीडिया की कोई भूमिका नहीं, मीडिया की भूमिका है। लेकिन आगे बढ़ते समय में मीडिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं या फिर मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी, और स्पेसिफिकली मैं यहां पर सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में। जो मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, दिन पर दिन कम होती जा रही है, उन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके सामने जो नई चुनौतियां हैं वो नई चुनौतियां क्या हैं। और स्पेसिफिकली यहां पर ध्यान में रखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में इनके सामने समस्याएं क्या है, इनके सामने चुनौतियां सबसे बड़ी क्या है। तो पहली चुनौती को हम यहां पर देखेंगे तकनीकी और आर्थिक विघटन की। यह सबसे पहला बड़ा इशू है इनके सामने। देखिए, आज का जो वर्तमान मीडिया है, ये जो काम करने का इसका तरीका है वो बदल गया है अटेंशन इकोनॉमी के अंदर। चीजों को सनसनीखेज बना के दिखाना, क्लिक बेट करके दिखाना और लड़ाइयां करवाना, धर्म और जाति के ऐसे मुद्दे जिन पर ऐसी चीजों को सनसनीखेज यहां पर बना के दिखा पाए जिससे उनका टीआरपी जैसी चीजें हैं वो बढ़े और एडवर्टाइजमेंट जैसी चीजें उनको वो ज्यादा देखने को मिले। वो प्रोफेशनलिज्म कम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो हम यहां पर देखेंगे सोशल मीडिया एल्गोरिदम से आगे निकलने की होड़ में स्वतंत्रता से दूरी हो गई है। यहां पर सोशल मीडिया ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, इनका कंपटीशन है सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया से आगे निकलना या फिर से कंपटीशन करना, उसकी वजह से इनकी इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज होती हुई हमें यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद कंटेंट का क्षरण हमें देखने को मिलेगा। कंटेंट में वो जो वजन है, जो क्रेडिबिलिटी है, क्लिक बेट की वजह से कि कुछ भी थंबनेल पर कुछ उल्टा सीधा लिख रहा होगा जिससे ज्यादातर लोग क्लिक करके देखें, कंटेंट की क्वालिटी है वो भी लो देखने को मिलेगी। और शॉर्ट फॉर्म और सनसनीखेज जो बहस है उनको प्राथमिकता। डिबेट में ऐसे लोग बिठा दिए जाते हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, फिर वहां पर कमेंट सेक्शन में लोग लड़ रहे हैं, राइट, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। फिर यहां पर एक और समस्या आएगी हमें यहां पर देखने में, वो देखने को मिलेगा स्वामित्व का केंद्रीकरण और लाभ प्रेरित पत्रकारिता, इसका वर्चस्व।
यानी कि जो मीडिया हाउसेज हैं उन्हें कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि वो कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में है, कॉर्पोरेट घराने उनके मालिक हैं। और जो कॉर्पोरेट घराने सरकार के समर्थन में आते हैं, जो सरकार का समर्थन करते हैं, या फिर उन कॉर्पोरेट घरानों से संबंधित कोई न्यूज है या फिर सरकार के अगेंस्ट में कोई न्यूज है, उनको सामान्यतः दबा दिया जाता है। तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या है वो और बढ़ती हुई देखने को मिलती है, और मीडिया का जो अपना रोल है वो यहां पर हमें कमजोर होता हुआ देखने को मिलता है ऐसी चीजों की वजह से। और टीवी स्टूडियो में सनसनीखेज ड्रामेबाजी, ग्राउंड रिपोर्टिंग का जो स्थान है इनके द्वारा यहां पर ले लिया गया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर इतना फोकस नहीं होता, बल्कि स्टूडियो में बैठ के हम चिल्ला रहे होते हैं, वैसी क्वालिटी आज के मीडिया के सामने हमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद थोड़े से जो नैतिक पहलू हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि पारंपरिक पहले इनमें हम देखेंगे जो एक जिम्मेदारी होती थी डेमोक्रेसी के अंदर, एक जो क्रेडिबिलिटी होती थी, वो आज यहां पर खो रहे हैं। और जो येलो जर्नलिज्म हम जिसे कह रहे हैं, जो सनसनीखेज पत्रकारिता ये लोग यहां पर कर रहे हैं, ऐसी चीज को जो जनता को शिक्षित करने के बजाय ये अपनी जो इनके अपने उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए यहां पर इनकी जो प्रायोरिटीज है वो बदल गई हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपीज हैं उसका क्षरण। संविधान में हम बात करते हैं कि हमें साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उन सब चीजों को हमें बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनमें सारी चीजें देखेंगे, तार्किक सोच, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने की हम बात करते हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी जैसी चीजें हैं, स्पेसिफिकली मैं यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इनके बारे में डिस्कस करने की बात करूंगा। तो हम यहां पर देखेंगे इन चीजों का क्षरण हो रहा है, क्योंकि जो इररिलेवेंट मुद्दे हैं उन इररिलेवेंट मुद्दों पर डिस्कशन है यहां पर वो यहां पर होते हैं, अंधविश्वास, ऐसी सब चीजों को यहां पर दिखाने की कोशिश करी जाती है। ये एक समस्या। इसके अलावा जो जैसा मैंने बताया कॉर्पोरेट जो घराने हैं, इसमें हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक कॉर्पोरेट हाउस के अंडर में है ये सारे, और उस कॉर्पोरेट हाउस के अगेंस्ट में जो न्यूज अगर कोई आएगी, जो नेगेटिव न्यूज होगी उसको दबा दिया जाएगा, या फिर इसका सरकार से जो संबंध होगा उन सब चीजों को दबा दिया जाएगा। और ऐसे सभी जो चीजें हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा एक और जो समस्या है, पेड न्यूज जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फेक न्यूज जैसी समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, नैरेटिव बिल्डिंग वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मीडिया ट्रायल जैसी चीजें वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में कि 2 मिनट में कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है व्यक्ति का, चाहे भले कोर्ट का निर्णय आया हो चाहे ना आया हो। स्लैब्स का हथियारीकरण करने की, ये तो आप करंट में भी देख सकते हैं, जो भी रिसेंट जो इश्यूज चल रहे थे उनके अंदर भी, कि अगर मीडिया के विरुद्ध में कोई सवाल उठाएगा तो क्या करेंगे, स्लैब क्या होता है, स्लैब का मतलब यहां पे होता है स्ट्रेटेजिक लॉसूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, इनका यूज करा जाता है। जैसे आपने अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, मान लो कोई सोशल वर्कर है या फिर कोई सामान्य व्यक्ति है, उसने किसी मीडिया हाउस के बारे में या फिर किसी बिजनेस हाउस के बारे में कुछ बोला, तो उस व्यक्ति को टारगेट करके देश के अलग अलग हिस्सों में उसके ऊपर केसेस करे जाएंगे अलग अलग कोर्ट में, जिससे उस व्यक्ति का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाए और वो व्यक्ति कंप्रोमाइज करने पे या फिर माफी मांगने पर आ जाए वो व्यक्ति वापस में, कि अगर इनके अगेंस्ट किसी ने बोला तो मानहानि के केसेस हैं वो दर्ज करा दिए जाएंगे, टारगेटेड मुकदमे उनके ऊपर कराए जाएंगे सरकार से मिली भगत करके। तो ये समस्या, और आज के समय पर ये समस्या देखने को मिल रही है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर स्लैब जैसी कंडीशंस उनके साथ में होती हैं। फिर देखेंगे रेगुलेटरी बेसिस पर ट्राई के द्वारा भी जो एक मोनोपोली है उसके अगेंस्ट बार बार जो चेतावनियां हैं, उनके बावजूद इंडिया में क्रॉस मीडिया जो होल्डिंग्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास किसी भी जो मैकेनिज्म है, कानून का मैकेनिज्म है, उसका अभाव हमें देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर इन सब चीजों के बारे में बोला है कि जो प्लूरलिटी ऑफ ओपिनियन है उसको हम बढ़ावा देंगे, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट एकाधिकार को रोकने का दायित्व तय करने का काम सरकार का है, कि ऐसा ना हो कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ ही जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके अंडर में है, वो तो फिर जैसे चाहेंगे उसे वैसे मैनिपुलेट कर लेंगे। तो ये समस्या हमें यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि कार्यपालिका का अतिक्रमण इन ऑल, ऐसी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर एक बार आप इनका लेवल समझने की कोशिश करें, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर अगर चीजों को देखें तो ग्लोबल लेवल पर हम यहां पर देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 157वां जो हमारा जो पूरा का पूरा इनकी जो रैंकिंग है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसके बारे में हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सच्चे पत्रकार होते हैं उनकी जान का खतरा, बहुत सारे लोगों के मर्डर, बहुत सारे लोगों की अचानक से हत्या की खबरें, और ये इतिहास हमें यहां पर बताता आया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बताया कि इनके गिरते मानकों की आलोचना के बावजूद जनता फिर भी जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया पर भी अनऑथराइज्ड न्यूज है, खतरनाक मुफ्त जानकारी है, उनका उपभोग करती है, जिसे हम कह रहे हैं फ्री रबिश पैराडॉक्स। फिर डेमोक्रेटिक डेफिसिट, इसके बारे में बात करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट है वो कमजोर हो रही है और मीडिया स्क्रूटनी से सरकार बच के निकल जाती है। और सीधी सी बात है, जब मीडिया का मेन काम यही है क्रिटिसिज्म करना, सरकार से जवाबदेही मांगना,
और सरकार से उनकी नजदीकी, वो ऐसी बढ़ती हुई चीजें अभी आज के समय पर हमें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से जो चौथे स्तंभ लोकतंत्र के अंदर बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है आज के समय पर हमारे मीडिया को, जिसका रोल ऐतिहासिक रूप से हमने इतना बड़ा देखा है। तो यार जो फेक न्यूज है उनके ऊपर एआई लेबलिंग, अगर आप कोई एआई का इमेज वीडियो दिखा रहे हैं तो उस पर लेबलिंग होनी चाहिए कि ये एआई का इमेज है। प्रेस काउंसिल, उसका सुदृढ़ीकरण हम करेंगे। उपयोगकर्ता भुगतान मॉडल और बीट रिपोर्टिंग की पुनः बहाली करेंगे, यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता है उसको हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे। स्लैब और संवैधानिक अधिकार, उन पर पूर्णतः संरक्षण करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे अननेसेसरी जो मुकदमे हैं वो ना चलाए जाएं। और संसदीय समिति ने 2025 में ये बोला था कि मीडिया में जो फैक्ट चेक यूनिट है वो बनाई जाए और आंतरिक लोकपाल है कि करप्शन जैसी चीजें हैं उनका जांच यहां पर हो सके। ठीक है, और अगर गलत सूचना अगर यहां पर दी जाए या फिर फेक न्यूज है उसकी परिभाषा एक्सप्लिसिटली डिफाइन यहां पर करी जाए कि कौन सी न्यूज फेक न्यूज के अंदर आएगी। एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट है उस एआई जनरेटेड कंटेंट का यहां पर रेगुलेशंस, वैसी सारी चीजें होना अनिवार्य है, वो जरूरी है। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हालांकि ये जो हमारा जो पेपर वाला मीडिया है उसको यहां पर हैंडल करता है, उसको यहां पर मॉनिटर करता है, डिजिटल इस मामले को भी इसको यहां पर रेगुलेट करने की आवश्यकता है, ये यहां पर करना चाहिए, इसको ऐसे रेगुलेशन है वो यहां पर बनाने चाहिए। तो इससे ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें हैं वो और ज्यादा यहां पर बढ़ेंगी। ठीक है, उसके बाद वित्तीय मॉडलों के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट और राजनीतिक फंडिंग है उस पर निर्भर नहीं रहना, तो फिर तो ये अपना काम कर ही नहीं पाएगा जब पैसे का सोर्स है इनका वही है। तो टीआरपी और सनसनीखेज खबरों की जो बाध्यता है वो समाप्त होकर संपादकीय स्वतंत्रता है उसको यहां पर थोड़ी सी चीजें वो हमें प्रमोट करनी होंगी। इनके बारे में हमने यहां पर बात कर ली ऑलरेडी। तो देन हम देखेंगे संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, इसके बारे में बात करें। आर्टिकल 19 फोर्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को हर हाल में अक्षुण्ण रखेंगे कि अगर कोई मीडिया की भी आलोचना कर रहा है तो उसके ऊपर स्लैप नहीं लगाने बार बार। कानून का मिसयूज हम रोकेंगे कि प्रशासनिक आलोचना करने वाले जो पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं, क्योंकि यहां पर इससे क्या है ना, चिलिंग इफेक्ट एक क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई ईमानदारी से पत्रकार काम भी कर रहा है, सरकारें उसे परेशान कर रही है, तो बाकी पत्रकार फिर उस काम को करने से डरने लग जाते हैं। ये चीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको हमने यहां पर देख लिया। देन उसके बाद हम बात करेंगे जो एल्गोरिदम, जो पारदर्शिता है उसके बारे में भी समझना होगा। आज के जो प्रेजेंट में जो सारी चीजें चल रही हैं कि जो क्लिकबेट इंसेंटिव्स हैं उन पर हम रोक लगाएं, जो आक्रोश पैदा कर देती हैं कि देखो अचानक से ये हो गया, यहां पर ये चीज हो गई, अचानक से सारी चीजें वो आ जाती हैं, उनके बारे में नागरिकों को भी अवेयर करा जाए कि भैया जो आ रहा है उसे एग्जैक्टली कंजम्पशन मत करो, थोड़ा सा देखो, एक उसका ऑथेंटिक जो सोर्स है, जो मेन उसका सोर्स है, उसकी पड़ताल करो, जांच करो, देखो कि ये न्यूज सही है कि नहीं, आंख बंद करके भरोसा। और जो बैक टू बैक फॉरवर्ड करी जाती रहती हैं चीजें, उन पर थोड़ी सी रोक लगाने की आवश्यकता वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगी। राइट, ये चीजें हमने देखी, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन हम यहां पर देखेंगे न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड है, ये यहां पर लाया जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है। जैसे गूगल हो, मेटा हो, उनको अगर कोई भी न्यूज या फिर आर्टिकल ऐसे अगर किसी के पब्लिश करने तो जो भी संपादक होता है उसको कुछ पैसा देना पड़ता है, जिससे कि स्वतंत्र संपादक हैं उनकी जो नंबर है उनको प्रमोट किया जा सके, उनको इसको और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करा जा सके कि कुछ ही मीडिया हाउसेस हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी वो हमें यहां पर देखने को ना मिले। ठीक है, तो उस रेवेन्यू में जो भी प्रकाशक होते हैं उनका एक हिस्सा मिलना सुनिश्चित करा जाता है। भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को भी हम लोग यहां पर शामिल कर सकते हैं। साथ ही डीएसए यानी कि यूरोपियन यूनियन का डीएसए जैसा प्रोविजन हम ला सकते हैं कि जो भी बड़े हमारे प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया या फिर जो भी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएटरीज जो भी हों, उन सबको फेक न्यूज फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यानी कि हेट स्पीच जैसी चीजें, भाषण, चुनावी हेरफेर, इन सबसे निपटने के लिए ये डीएसए जो है ये अकाउंटेबल ठहराता है इनको। भारत में हम इसको समझ सकते हैं। और जो एल्गोरिदम की जांच है वो एल्गोरिदम की जांच यहां पर करी जा सकती है कि कैसे ये काम कर रहा है, हाई पारदर्शिता और निष्पक्षता है, ये सारी चीजें इसके अंदर यहां पर होनी चाहिए। इन सब चीजों को हमें समझना होगा। जब मीडिया के रोल के बारे में बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे हमें समझना होगा, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके द्वारा एक वाक्य यहां पर बोला गया था, प्रेस या तो स्वतंत्र है या फिर उसे प्रेस कहा ही नहीं जा सकता। यानी कि जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं है तब तक वो जो लोकतंत्र है हमारा, उसका चौथे पिलर का काम वो यहां पर कर ही नहीं पाएगा। अब इस पूरे मुद्दे के बारे में, भारत में मीडिया की जो स्थिति है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो असादर आमंत्रित हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अंत में आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।